हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण कुमार। वेलकम टू स्टडी यूपी बोर्ड क्लासेस पर। तो जो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था यूरोप में राष्ट्रवाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो उसमें से हम अति के क्वेश्चन सभी कर चुके थे, मतलब अति उत्तरीय प्रश्न। तो इसके बाद हम जो इसमें पढ़ेंगे वो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जो हमारी 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले हैं। इसमें मैंने सभी क्वेश्चन को नहीं लिया, मैंने वही क्वेश्चन लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और जिनकी आने की संभावनाएँ हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, जिसे मेज़नी और मुख्यमंत्री काबूर इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, इस कथन की समीक्षा कीजिए। मतलब ये पूछा गया कि जिसे मेज़नी था और काउंट काबूर था, इन्होंने जो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उससे किस प्रकार भूमिका निभाई उसका विश्लेषण करना है, यानी समीक्षा देनी है। तो आगे इसका आंसर समझते हैं। देखो, ज्यूसे मेज़नी ने 1830 के दशक में एकीकृत इटावली गणराज्य हित एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। मैसिनी ने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक गुप्त संगठन बनाया था। 1831 और 1848 तक अनेक क्रांतिकारी विद्रोह हुए, लेकिन इससे कोई सफलता नहीं मिली। जिसे मेसनी की बात की जाए तो 1830 में उसने इटली गणराज्य के लिए एक सुविचारिक मतलब प्रस्तुत किए थे कि इटली का एकीकरण किया जाए। उसके बाद उसने मेस्सी ने कई उद्देश्यों का प्रचार प्रसार किया और उसने एक गुप्त इटली में एक गुप्त संगठन बनाया था, जो मतलब अंदर ही अंदर था, लोगों के जान पहचान लोगों की जानकारी में नहीं था। ऐसा गुप्त संगठन जो इटली के एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। उसके बाद उसने 1831 से लेकर के 1848 तक काफ़ी क्रांतिकारी क्रांतियाँ की, तो जिससे क्या हुआ कि लेकिन उनमें कोई भी सफलता नहीं मिली। जैसे अपना भारत देश आज़ाद हुआ था, देश 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन 1857 से लेकर के बराबर क्रांतियाँ चली आ रही थी ना, क्रांतियाँ हो रही थी, लेकिन उनमें सफलता नहीं मिली। सफलता में 1947 में मिली आके। ऐसी मैसनी ने 1831 से 1848 तक बहुत सी क्रांतियाँ की, लेकिन उनमें कोई भी सफलता नहीं मिली। नेक्स्ट देखते हैं। सार्डिनियम पीडमांट के राजा विक्टर एमेनुअल द्वितीय मुख्यमंत्री काबूर ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। काबूर ने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया, किंतु न तो वह क्रांतिकारी था और न ही राजतंत्र का समर्थक। आगे बात की जाए काबूर की, काउंट काबूर की, तो वो क्या था, वहाँ का एक मुख्यमंत्री था जो राजा विक्टर एमेनुअल द्वितीय के मुख्यमंत्री था। तो उसकी बात की जाए तो उसने इटली के एकीकरण जो राज्यों का, उनके एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जो आंदोलन हो रहे थे राज्यों को एकजुट करने के लिए, प्रदेशों को, उसमें उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसका नेतृत्व भी किया। लेकिन बात ये थी, ना तो वह क्रांतिकारी था और ना ही राजतंत्र का समर्थक था। आगे देखते हैं। बताया गया इटली के अभिजात वर्ग के अनेक अमीर और अभिजात सदस्यों की भांति वह इतावली भाषा के अत्यधिक अच्छी तरह से फ्रांसीसी भाषा बोलता था। फ्रांस द्वारा सार्डिनिया पीडमांट के साथ की गई कूटनीति संधि में काबूर की मुख्य भूमिका रही। काबूर ने 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रिया को परास्त करने में सफलता पाई। आगे बात की जाए काबूर की बात की जाए तो वो अच्छी खासी मतलब इटालियन जो भाषा थी उसे बोल सकता था और फ्रांसीसी भी बोल लेता था। उसके बाद उसने फ्रांस और सार्डिनिया पीडमांट के साथ जो कूटनीतिक संधि की गई थी उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और लास्ट में जब ऑस्ट्रिया को पराजित किया गया तो उसमें भी काउंट काबूर की महत्वपूर्ण भूमिका रही, वो भी कब, 1859 में। अब बात की जाए कि उन लोगों ने ओवरऑल समझते क्वेश्चन का आंसर क्या निकलेगा। तो जो विक्टर एमेनुअल द्वितीय था, उसका वो जो मुख्यमंत्री रहा वो कौन रहा, काउंट काबूर रहा। उसके बाद उसने क्या की, राज्यों में जो प्रदेशों में जो आंदोलन हुए थे उनका नेतृत्व किया। और समझने की बात यह है कि ना तो वो क्रांतिकारी रहा और ना ही जनसमर्थक। उसके बाद उसने जो इटली भाषा भी बोल लेता था और फ्रांसी भी। तो उसने जो फ्रांस और पीडमांट सार्डिनिया के साथ जो कूटनीतिक संधि की गई थी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ऑस्ट्रिया को पराजित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसके बाद अगर ऊपर से बात की जाए तो जिसे मेज़नी की बात की जाए तो उसने 1831 से 1848 की भी जितनी क्रांति, सभी क्रांतियों में भाग लिया, लेकिन वो किसी भी क्रांति में सफल नहीं रहा। उसने इटली के एकीकरण के लिए एक संगठन भी बनाया था जो गुप्त संगठन के नाम से भी जाना जाता था। तो आई होप आपको इससे ओवरऑल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ये काफ़ी मोस्ट क्या वेरी 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 इंपॉर्टेंट रख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और चांसेस भी हैं। तो समझते हैं जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन क्या रहा। देखो, मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में राष्ट्र भावनाएं अत्यंत प्रबल थी। मतलब देखो, समाज दो भागों में बटा था। मध्यम वर्ग, जो मध्यम वर्ग में कैसे, जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग थे, लेकिन उन्हें उच्च वर्ग की जो सुविधा थी वो उन्हें प्राप्त नहीं थी। आगे समझते हो तो उनमें लोगों में क्या थी, राष्ट्र भावनाएं प्रबल थी। उन लोगों ने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न क्षेत्रों को एक सूत्र में बांधकर एक निर्वाचित
संसद के माध्यम से शासित राष्ट्र बनाने का प्रयास किया था। देखो मध्यम वर्ग था, पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग था, तो उन लोगों ने क्या किया, सब लोगों को एकजुट करने के लिए एक महासंघ बनाया, और जिसमें क्या किया, महासंघ को एकता के सूत्र में बांधकर एक निर्वाचित संगठन बनाया गया, जिससे क्या एक संसद बने और लोगों को क्या हो, ये एक राष्ट्र शासित राष्ट्र राज्य बनने का प्रयास किया था। लेकिन इस प्रयास का राजशाही और सैन्य शक्ति सम्मिलित दमन कर दिया। लेकिन क्या था, उन लोगों ने कोशिश तो पूरी की कि राष्ट्र राज्य बन जाए, लेकिन उस समय क्या था, राजशाही यानी राजतंत्र था, और सैन्य शक्ति ने इसे दमन यानी पराजित करके विनष्ट कर दिया। आगे समझते हैं। उनका प्रसाद के बड़े भूभाग स्वामियों का भी समर्थन किया। उसके बाद प्रसाद ने एक राष्ट्रीय आंदोलन नेतृत्व संभाला। उसका मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। उसके बाद क्या था, प्रसा के बड़े भूभाग स्वामियों ने भी इसका समर्थन किया। आगे प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का भी नेतृत्व संभाला था। आगे बात की जाए, जो ऑटो वन बिस्मार्क था, इसका मुख्यमंत्री रहा, ऑटो वन बिस्मार्क, और इस प्रक्रिया का जनक भी उसे ही कहा जाता है। आगे है, जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस तीनों युद्धों में जीत प्राप्त की। प्रसा के सेना और नौकरशाही की मदद भी मिली थी। उसके बाद 7 वर्ष के दौरान जो युद्ध हुए, जिसमें ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस तीनों को भी पराजित कर दिया गया, और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जब एकीकरण की बात की जाए, इटली के एकीकरण की, तो उसमें सबसे पहले ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, इनको तीनों को पराजित किया, यानी जो पड़ोस की शक्तियाँ थी वो जब कमज़ोर हो गई, उसके बाद इटली का एकीकरण आसानी से हो गया। तो याद रखना, तीनों युद्ध के बाद ही इटली का एकीकरण संपन्न हुआ था। आगे देखते हैं। 1871 में वर्साय में एक हुए समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का राष्ट्र घोषित कर दिया गया। उसके बाद यहाँ बताया गया था कि विलियम प्रथम को जर्मनी का राष्ट्र घोषित किया गया कब, 1871 में, जब वर्साय में एक समारोह हुआ था। आगे देखते हैं। पूछा गया, फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। मतलब जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसका यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो, एक कोट आता है कि जब फ्रांस जीतता है तो पूरे यूरोप को जो सर्दी जुकाम हो जाता है, तो इसका प्रभाव आसानी से आप समझ सकते हो। तो देखो आंसर देखते हैं। छात्र तथा मध्यम वर्ग के सक्रिय हो गए। मतलब फर्स्ट पॉइंट में बताया कि फ्रांसीसी क्रांति होने के बाद क्या हुआ, छात्र तथा मध्यम वर्ग सक्रिय हो गए। यूरोप के विभिन्न शहरों फ्रांसीसी क्रांति की खबर पहुंची, और छात्र, शिक्षित वर्ग, अन्य सदस्य जैकोबियन क्लब की स्थापना करने लगे। देखो, जो समाज में जागरूक लोग होते हैं वो मध्यम वर्गीय होता है, क्यों, पढ़ा लिखा शिक्षित होता है, और छात्र भी होते हैं। तो इन लोगों को, ये लोग सक्रिय हुए, जिससे कि वो फ्रांसीसी में क्रांति की खबरें पहुंचने लगी, और शिक्षित मध्यम वर्ग जैकोबियन क्लब की स्थापना भी करने लगे थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अन्य देश फ्रांसीसी विचारों से प्रभावित हुए। उनकी गतिविधियां अभिमानों उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया, जो 1790 में दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली के बड़े इलाकों में घुसी थी। क्रांतिकारियों ने युद्धों के शुरू होने के साथ साथ ही फ्रांसीसी सेनाओं राष्ट्रवाद के विचारों को विदेशों में ले जाने लगी। देखो क्या था कि फ्रांस उस समय क्या था, 1780-90 के दशक में जो आसपास राष्ट्रों में जो युद्ध चल रहे थे, उनमें उसकी सेनाएं थीं। तो जब देश की कोई भी विचारधारा हो, तो वो लोगों के साथ जाती है। तो लोगों के जो सैनिक जा रहे थे, उन सैनिकों ने वो अपनी फ्रांसीसी सेना की जो राष्ट्रवाद के विचार थे वो भी उनमें साथ ले गए, और वहाँ लोगों में ये राष्ट्रवाद की भावनाएं फैली। दिया गया, क्रांतिकारी युद्धों में शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेना राष्ट्रवाद के विचारों को विदेशों में ले जाने लगी। यानी उनकी जो विचारें थी राष्ट्रवाद की, वो विदेशों में फैली। इस प्रकार से पूरे यूरोप में ये राष्ट्रवाद की भावनाएं फैल चुकी थी। तो ये काफी प्रभाव रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया, ऑटो वन बिस्मार्क कौन था, यह क्यों प्रसिद्ध है। ऑटो वन बिस्मार्क, तो आपको पता है जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ऑटो बिस्मार्क। तो समझिए, ऑटो वन बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर होने के साथ साथ तत्कालीन यूरोप का प्रभावशील नेता भी था। अगर उसकी पहचान की बात की जाए, तो वो ऑटो वन बिस्मार्क जर्मन का साम्राज्य का एक प्रथम चांसलर होने के साथ साथ क्या था, यूरोप में तत्कालीन प्रभावशील नेता भी था। उसके बाद जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका थी। मतलब जर्मनी के एकीकरण में जो भूमिका रही, वो बिस्मार्क ने भूमिका भी निभाई। आगे 1870 तक बिस्मार्क ने अपनी रक्त और लौ की नीति से अपने देश की राष्ट्रीयता एकता के लिए जीत हासिल की। बात की जाए, बिस्मार्क ने अपनी लॉ और नीति की, जो बिस्मार्क की नीति थी, उसमें
जर्मन की राष्ट्र में एक राष्ट्रीयता बनाए रखने की एक जीत हासिल की थी। और 1871 से 90 के तक बिस्मार्क ने राज्यों के मामले में सर्वोच्च शिखर पर था। अगर बात की जाए तो 1871 से 1890 के बीच में बिस्मार्क राज्यों के मामले में सर्वोच्च शिखर पर था। मैंने पहले भी बताया कि एक अच्छा खासा राजनीतिक और नेतृत्व का नेता रहा, लेकिन उसके साथ साथ बिस्मार्क ने राज्यों के मामले में जो सर्वोच्च शिखर पर था वो बिस्मार्क की भूमिका रही है। 1890 में उसने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और 1890 के बाद उसने अपनी पद भी छोड़ दिया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, इसका प्रमुख कारण क्या था। ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और बहुत ज़्यादा इसके चांसेस भी रहते हैं। आप ऐसे समझ लिए, इसे इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिए इस क्वेश्चन को। आप इसे 3 स्टार नहीं 5 स्टार से लॉक करके रखिए। तो समझते हैं। फ्रांस की क्रांति 5 मई 1789 को प्रारंभ हुई थी। फ्रांस की शोचनीय स्थिति क्रांति मूल कारण थी। लुई सोल्बे के फिजूल खर्चे राजकोष से खाली हो गया था तथा देश की दिवालिया के कगार पर था। ऐसी हालत में शासन के राजा की जनता में कर भार बढ़ाने के लिए लोग लाने प्रस्ताव किया, जिससे जनता विरोध किया। बात को समझते हैं कि देखो, फ्रांस की क्रांति 5 मई 1789 में प्रारंभ हुई थी। प्रारंभ की वजह के पीछे जाके देखते हैं तो क्या वजह थी कि वहाँ की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। क्या था कि लुई जो सोल्बे था वो अपने फिजूल खर्चे करता। सबको पता है अगर तुम्हारे पास इनकम तुम्हारी 10 रुपये की है तो तुम्हें खर्चे 5 रुपये ही करने चाहिए। अगर तुम्हारी इनकम 10 रुपये की है, तुम अगर खर्च 15 रुपये करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा क्या राजकोष से खाली, मतलब तुम्हारे पास जो धन होगा वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। और यही स्थिति फ्रांस में थी। उसका जो धन था राजकोष से खाली हो चुका था। एक समय समझो देश आर्थिक स्थिति से दिवालिया पर कगार पर था, मतलब दिवालिया घोषित करने की कगार पर था। तो इसके लिए क्या कर रहे थे शासक, अब शासक की आय कहाँ से होती है, राज्य की आय कहाँ से होती है, टैक्स से। तो उसने जनता पर अत्यधिक टैक्स लगाया, जिससे जनता भी मतलब विरोध करने लगी और आगे चल के क्रांति की संभावनाएं बढ़ती गई। आगे देखते हैं। स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाने के साथ ही क्रांति का विस्फोट हो गया। इस दृष्टि से फ्रांस की तत्कालीन आर्थिक स्थिति क्रांति का प्रमुख कारण बनी। उसके बाद जैसे आज किस में संसद चलती है, ऐसी वहाँ क्या था, स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया गया और वहीं से क्रांति का विस्फोट हो गया, जिसके कारण क्या दृष्टि से अगर उस समय की आर्थिक मुख्य कारण देखोगे फ्रांस की क्रांति का, तो मुख्य कारण क्या था, आर्थिक स्थिति ही मुख्य कारण था। तो आज की इस क्लास में हमने अति लघु के सभी कोर्स कंप्लीट कर लिए हैं और हमने इससे पहले अति के सभी कंप्लीट किए थे। तो मैंने 4-5 क्वेश्चन आपको लघु के कराए, अगर आप इनको ही रिवीजन कर लेते हो तो इसके बाद आपको किसी भी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, आप पूरे के पूरे क्वेश्चन यहीं से करके जाओगे। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जो हर बार आते हैं और चांसेस भी हैं। तो आई होप आपको समझ में भी आया होगा। और इस क्लास की PDF भी आपको टेलीग्राम में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, PDF भी मिल जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा तथा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।